आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे राफेल एम से। जैसा कि कल के डिफेंस न्यूज़ के वीडियो में हमने आपको बताया कि भारत ने राफेल एम की जो डील है उसको क्लियर कर दिया है और बाकायदा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से इसको जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है वो प्रदान हो चुकी है। लेकिन इस डील के साइन होने के बाद फ्रांस की तरफ से दो बड़ी अपडेट सामने रखी गई हैं और ये जो अपडेट्स हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इससे भारतीय नौसेना के जो राफेल फाइटर जेट्स हैं इनकी ताकत भी कई गुना बढ़ेगी। पहली जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है फ्रांस से, उसमें ये कहा गया है कि जैसे ही भारत और फ्रांस के बीच में 26 राफेल एम फाइटर जेट्स की डील साइन होगी, जिसमें से 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर वेरिएंट होने वाले हैं, तो डील साइन होने के 6 महीने के अंदर फ्रांस की नौसेना अपने खुद के जो राफेल फाइटर जेट्स हैं, जो कि कहा जा रहा है कि ट्विन सीट कॉन्फ़िगरेशन में होंगे, उनको भारतीय नौसेना को हैंडओवर करेगी, जिनका इस्तेमाल भारतीय नौसेना के द्वारा अपने जो फाइटर पायलट्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए किया जाएगा। जी हाँ, फ्रांस ने ये कहा है कि जब तक भारत को एक उचित संख्या में राफेल एम डिलीवर कर नहीं दिए जाते, तब तक ये एयरक्राफ्ट भारत में ही रहेंगे और इन एयरक्राफ्ट्स का उपयोग करके भारतीय नौसेना अपने फाइटर पायलट्स को ट्रेन कर सकती है। हालांकि फ्रांस की तरफ से ये भी कहा गया है कि इसके अलावा दूसरे जो सपोर्ट हैं वो भी डसाल्ट एविएशन के द्वारा भारत को प्रदान किए जाएंगे, ताकि भारतीय नौसेना के जो पायलट्स हैं वो इस एयरक्राफ्ट से पूरी तरीके से फैमिलियर हो जाएं। माना जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये INS हंसा गोवा में आएंगे, जहां पर एक सिलसिलेवार तरीके से भारतीय नौसेना के जो पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग को शुरू किया जाएगा। अगर हम ANI के सोर्सेस की बात माने तो ANI की तरफ से ये कहा गया है कि इस समय फ्रेंच मैन्युफैक्चरर जो अनिल अंबानी के साथ अपना टाई अप था या जॉइंट वेंचर था उसको डिसॉल्व कर सकती है और दूसरे जो इंडियन पार्टनर हैं उनकी तलाश करने के लिए वो इच्छुक है, क्योंकि उनका ये मानना है कि इस पूरी डील में या आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के साथ जब डील होगी तो अनिल अंबानी की कंपनी जो उसमें एक्सपेंसेस हैं उनको अफोर्ड करने के लिए इस समय सक्षम नहीं है और इसीलिए वो डील को डिसॉल्व कर रहे हैं और दूसरे जो इंडस्ट्रियल पार्टनर्स हैं उनकी तलाश उनके द्वारा की जा रही है और उसमें टाटा ग्रुप का नाम सबसे पहले आ रहा है और इसके अलावा दूसरे जो मीडियम और स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा, ताकि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को प्रमोट किया जा सके। आपको बताना चाहेंगे कि F-18 सुपर हॉर्नेट को हराकर राफेल एम ने इस पूरी डील को ग्रैब किया है और भारतीय नौसेना 26 की संख्या में इनको खरीद रही है। हालांकि भारतीय नौसेना अभी भी ये कह रही है कि सिर्फ ये आंतरिक समाधान के तौर पर लिए गए हैं जब तक TDF बन के तैयार नहीं हो जाते और इसके बाद कोई भी जो एडिशनल एयरक्राफ्ट हैं वो उनके द्वारा खरीदे नहीं जाएंगे। दूसरी जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है ये आ रही है भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, जहां पर कहा गया है कि जिस प्रकार भारतीय वायुसेना के लिए 36 की संख्या में राफेल फाइटर जेट्स खरीदे गए थे और उनको इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट से गुजारा गया था, तो ठीक उसी प्रकार भारतीय नौसेना के जो फाइटर जेट्स हैं इनको भी इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट से गुजारा जाएगा। अगर हम आसान शब्दों में इसको समझने की कोशिश करें तो इन एयरक्राफ्ट्स में भारतीय नौसेना की जो मिशन रिक्वायरमेंट्स हैं, भारतीय नौसेना की जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन और अपग्रेड किए जाएंगे, जिससे कि इनकी कैपेबिलिटी भारतीय नौसेना के हिसाब से वहाँ पर व्यवस्थित की जा सके। अब अगर हम इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट की बात करें तो इसको लेकर के ज़्यादा जानकारी तो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है और ये सही भी है, लेकिन जितनी जानकारी अभी तक पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है उस हिसाब से राफेल एम को हाईली कैपेबल मिसाइल्स से इक्विप किया जाएगा। इसमें जो लो बैंड जैमर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा और इसमें और भी कई सारे मेजर चेंजेस हैं जो कि भारतीय नौसेना की मिशन रिक्वायरमेंट के आधार पर की जाएंगी और इसके लिए बाकायदा फ्रांस ने तैयारियों को शुरू भी कर दिया है। राफेल एम की बात करें तो ये फिलहाल F-3I स्टैंडर्ड में ही होंगे, जहां पर मेजर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपग्रेड्स किए जाएंगे और सबसे अच्छी खासियत यहाँ पर यह है कि अगर हम हथियारों की बात कर ही रहे हैं तो इसमें मीका नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसमें मीटियोर जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है उसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। इसके अलावा इसमें अपने सेगमेंट के सबसे अच्छे कहे जाने वाले ASM हैमर यानी आर्मामेंट एयर सोर मॉड्यूलर हैमर, जो कि एक मॉड्यूलर एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन वेपन है, उसको इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे इसकी एयर टू सरफेस स्ट्राइक कैपेबिलिटी काफ़ी इन्हेंस होगी। इसमें स्कैल्प क्रूज मिसाइल देखने को मिलेंगी जो कि एनिमी टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होगी और AIM-39 एक्सोसेट जो कि 70 किलोमीटर तक दूरी तक मार करने वाली एंटीशिप मिसाइल है उसको भी राफेल एम के स्ट्राइक पैकेज में भारतीय नौसेना के लिए शामिल किया जाएगा। अगर हम इसके एवियोनिक सेक्शन पे नज़र डालें तो उसमें भी ये काफ़ी पावरफुल होगा, क्योंकि इसमें थेल्स के द्वारा विकसित किया गया RBE-2 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार, जिसको हम एसा रेडार कहते हैं, उससे इसको इक्विप किया जाएगा। वहीं इसमें थेल्स के द्वारा ही विकसित किया गया तेलियोस जो कि लॉन्ग रेंज का एयरबॉर्न टारगेटिंग पॉड है वो शामिल होगा।
इसमें ऑटोमेटिक ग्राउंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम भी होगा, जो कि इस एयरक्राफ्ट को किसी विषम परिस्थिति में जो कोलिजन है उससे प्रोटेक्ट करेगा। और इसमें जो बड़ी बड़ी रिफ्यूलिंग प्रोब है अब वो भी इंटीग्रेट किए जाएंगे। आपको हम बताना चाहेंगे कि बड़ी बड़ी रिफ्यूलिंग प्रोब वो होते हैं जिनकी सहायता से एक एयरक्राफ्ट अपने दूसरे एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल कर सकता है। आपने ये जो बड़ी बड़ी रिफ्यूलिंग है आपने ऑलरेडी सुखोई 30 MKI जेट्स में देख रखी है और इनको भी अब इसी सिस्टम से इक्विप किया जाएगा। इसके अलावा राफेल एम में आपको स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम देखने को मिलेंगे, जो कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को काफ़ी इन्हेंस करेंगे और भी दूसरे जो मॉडिफिकेशंस हैं, इन्हेंसमेंट्स हैं वो करी जाएंगी, जो कि राफेल एम की सिचुएशन अवेयरनेस को काफ़ी इन्हेंस करेंगी। वहीं ये इंक्रीज्ड ऑपरेशनल रेंज के साथ आएगा और इसकी जो सर्वाइबिलिटी है वो भी काफ़ी इंप्रूव होगी अगर हम इनिशियल वेरिएंट से इसकी तुलना करें तो ये सारे जो मॉडिफिकेशन हैं ये भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के आधार पर किए जाएंगे। राफेल एम एक काफ़ी वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट है जो कि भारतीय नौसेना के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि भारतीय नौसेना शुरू से ये चाहती थी कि वो एक ऐसे एयरक्राफ्ट को एक्वायर करें जो कि इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट के साथ कॉमनैलिटी को शेयर करें, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर हम डिफरेंट टाइप की फ्लीट को ऑपरेट करेंगे तो स्पेयर्स से लेकर के मेंटेनेंस और रिपेयर की जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं, जो कि उन्हें ऑलरेडी MiG-29 के केस में देखने को मिल रही हैं। लेकिन ये गलती भारतीय नौसेना दोबारा नहीं करना चाहती थी और यही कारण है कि भारतीय नौसेना के द्वारा जो राफेल एम है वो सेलेक्ट किए गए हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं कि F-18 सुपर हॉर्नेट में क्या कमी थी, F-18 सुपर हॉर्नेट को क्यों रिजेक्ट किया गया। तो हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जितना हमने एक्सपर्ट से बात करी, जितना हमने इस मामले के बारे में जानकारी प्राप्त करी, उस हिसाब से दो बड़े कारण हैं जो कि F-18 सुपर हॉर्नेट को यहाँ पर विजयी घोषित होने से रोक रहे थे। पहला तो ये है कि F-18 सुपर हॉर्नेट के केस में भारतीय नौसेना ये चाहती थी कि उसमें जो इंडियन वेपन्स का इंटीग्रेशन है उसके लिए अमेरिका अलाउ करे, और इस चीज़ को लेकर के अमेरिका काफ़ी हेजिटेट हो रहा था, क्योंकि अमेरिका के केस में हम एक बात तो अच्छे से जानते हैं कि अमेरिका अपने जो वेपन प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें दूसरे देश के वेपन सिस्टम के इंटीग्रेशन को लेकर के असहज है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ के एक्सपर्ट्स ये मानते थे कि आने वाले समय में अमेरिका के तरफ से अगर हमारे संबंध में मनमुटाव हुआ तो वो जो स्पेयर्स की सप्लाई है या दूसरे जो सपोर्ट है उसमें भी बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, जो कि अमेरिका अक्सर जो दूसरे देश हैं उनके साथ करता रहता है। और भी कई महत्वपूर्ण कारण हैं जो कि F-18 सुपर हॉर्नेट को भारतीय नौसेना में शामिल होने से रोक रहे थे। लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो, भारतीय नौसेना को इस समय राफेल एम से ज़्यादा इंतज़ार है ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर का, और वो इस समय डिज़ाइन फेज़ में है। माना जा रहा है कि 2026 में हमें TEDBF का रोल आउट देखने को मिलेगा और उसके बाद 2032 तक ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये भारतीय नौसेना को डिलीवर किए जाएंगे, जो कि क्रमशः INS विक्रांत और INS वैशाल, जो कि हमारा सुपर कैरियर होने वाला है, उससे ऑपरेट किए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।